बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एम्बोलिज्म। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि थ्रोम्बस डेवलप होता है और उसकी एक फेट होती है कि वो एम्बोलाइज कर जाए या फिर फ्रेगमेंटेशन हो जाए और वो टूट के अपनी वेस्कुलर वॉल से जिस पे वो बना था वहाँ से टूट के आगे ट्रैवल करना शुरू कर दे। फ्रीली ट्रैवल करेगा तो उसको क्या कहेंगे? एम्बोलस कहेंगे। नाउ अब बात ये है कि ये है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो एम्बोलिज्म कॉज करती हैं। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि मीडियम रॉबिन्स यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा जो पॉइंट्स चाहिए होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। हमारे लेवल पे जो चाहिए उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे और बाकियों को छोड़ रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या है कि हमारे पास कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैशियस मैस डेवलप हो जाए हमारी ब्लड वेजल्स में, उससे क्या होगा? ऑफ कोर्स उससे हमारे जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, ठीक है। अगर हमारे पास मसलन वेजल स्मॉल है तो एम्बोलस क्या करेगा? कंप्लीट जो है ब्लॉकेज कर सकता है, ठीक है। उसकी वजह से जो उसका डिस्टल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? वो इस्कीमिक हो जाएगा। अगर हमारे पास लार्ज वेसल है और एम्बोलस थोड़ा सा है, छोटा सा है, ठीक है, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज सप्लाई होगी, इस्कीमिया होगा, उसके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। इस तरह से मीडियम साइज वेजल्स होंगी और इस तरह से हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द रीजन जिसको वो ऑक्लूड कर रहा है या जहाँ पे वो है, और डिपेंडिंग ऑन द ब्लड सप्लाई ऑफ दैट रीजन हमारे पास इफेक्ट्स किए होंगे और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एम्बोलस हमारे पास इफेक्ट्स किए होंगे, ठीक है। तो अब इनमें से कुछ भी हो, चाहे हमारे पास सॉलिड आए तो भी हमारी ऑक्लूजन होगी ब्लड वेजल की, अगर लिक्विड है तो भी हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ सप्लाई होगी। कॉम्प्रोमाइज़ सप्लाई क्यों होगी? क्योंकि जो हमें चीज़ चाहिए वो तो ऑक्सीजन है। वो ऐसा ये जो भी लिक्विड होगा वो लिक्विड नहीं होगा या वो चीज़ नहीं होगी, वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे जो हमें चाहिए होंगे, जिसकी वजह से भी इस्कीमिया होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनकी वजह से हमें हो सकता है। तो इन सब टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे और इनमें से जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है वो पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसकी फिजियोलॉजी क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलेशन है उसको हमने जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन या द स्मॉलर सर्किट सर्कुलेशन, या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास इसकी सर्कुलेशन की टाइप्स हैं। अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में डेवलप हो गया तो इसको कहेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सिस्टेमिक में हो गया तो इसको कहेंगे सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। अब जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, हमें पता है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड होगा उसने जाना है, वेनस ब्लड ने आना है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट एट्रियम में और फिर पूरी बॉडी में पंप होना है। तो ये वाला जो सर्किट था ये क्या था? पल्मोनरी सर्कुलेशन का सर्किट था। इस सर्किट में अगर हमारे पास क्लॉट डेवलप हो गया है, थ्रोम्बस डेवलप हो गया, एयर आ गई है, कुछ भी हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली थ्रोम्बस की बात करें तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि जहाँ के रास्ते में एक रुकावट आ गई है वो रेजिस्ट कर रहा है, तो हाइपरटेंशन होगी। ब्लड को फ्लो को रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो हमें फ्लो कराने के लिए टेंशन भी ज़्यादा चाहिए और हाइपरटेंशन होगी, मतलब प्रेशर ज़्यादा चाहिए फ्लो करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस तरह से इनको भी हम आके देखते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, ये इसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। और पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म किस वजह से होता है? 90% ऑफ द केसेस में या 95% ऑफ द केसेस में डीप वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है, डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म विच अराइजेज इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। वहाँ पे स्टेसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्टेसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से थ्रोम्बस ज़्यादा डेवलप होता है, थ्रोम्बस ज़्यादा डेवलप होता है और उसमें वो फिर जाहिर सी बात है एम्बोलाइज करेगा और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप होगा, ठीक है। तो ये लीड करेगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर को, ठीक है। इसके अलावा अगर ये हमारे पास बाइफर्केशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी में जब जहाँ वो डिवाइड हो रही है इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, वहाँ पे डेवलप हो जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सैडल एम्बोलस। क्या कहेंगे? सैडल एम्बोलस कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ आर्टरीज या साइज ऑफ जो हमारे पास वेजल है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी डिफरेंट वेजल्स में। अगर हमारे पास एम्बोलाइज स्मॉल हैं तो क्या होगा? क्लिनिकली साइलेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, इतना ज़्यादा जो है हाइपोक्सिया नहीं होगा कि वो मैनिफेस्ट करे अपने आप को किसी क्लिनिकल सिम्टम के तौर पे। तो इस वजह से हमारे पास
वो क्लिनिकली साइलेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर लार्ज आर्टरीज़ में डेवलप हो जाता है थ्रोम्बस, तो क्या होगा कि लार्ज साइज़ थ्रोम्बस डेवलप हो जाता है, लार्ज साइज़ थ्रोम्बस डेवलप हो जाता है तो क्या होगा कि सडन डेथ हो सकती है। वो आर्टरी को ऑक्लूड कर देगा, लंग्स काम नहीं करेंगे इन द एंड, लंग्स या हार्ट, या फिर लंग्स काम करना छोड़ देंगे या फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास डेवलप हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इसके अलावा मीडियम साइज़ आर्टरीज़ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, मीडियम साइज़ और आर्टरीज़ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या होगा कि वहाँ पे एनॉक्सिया डेवलप होगा, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डेवलप होगी, कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही तो क्या होगा कि इन्फेक्शन होगी। होगी इन्फेक्शन का अभी हम इंट्रो देख लेते हैं कि इन्फेक्शन इज़ बेसिकली इस्कीमिक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बहुत सारी तरह से हो सकते हैं, किसी टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है। तो जो इस्कीमिक नेक्रोसिस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होगी ड्यू टू इस्कीमिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी लंग्स की, ठीक है, ब्लड की। अगर हमारे पास मीडियम साइज़ आर्टरीज़ में जो है थ्रोम्बस डेवलप होगा तो क्या होगा कि उसका जो डाउनस्ट्रीम एरिया जहाँ पे वो ब्लड मतलब दे रही थी वो वेसल, आगे जाके जिस एरिया को सप्लाई कर रही थी वहाँ पे एनॉक्सिया हो जाएगा, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। इसके अलावा ये है कि हमारे पास अगर पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हो और वो हमारे पास लंग्स में जाके अफेक्ट करे, तो लंग्स में जाके अगर अफेक्ट होगा तो हमारे पास पल्मोनरी इन्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है। पल्मोनरी इन्फेक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास लंग्स की ड्यूअल सप्लाई है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक क्या कौन सी है, वेरी गुड, इट इज़ द ब्रोंकियल सर्कुलेशन, जो कि एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके आ रही होती है, इस वजह से इन्फेक्शन नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सारा है। जहाँ पे भी हमारे पास ड्यूअल ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसके मैंने इफ़ेक्ट्स बता दिए हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, पल्मोनरी इन्फेक्शन नहीं होगी। इन्फेक्शन क्या होती है इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। बहरहाल अभी के लिए आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इस्कीमिक नेक्रोसिस इज़ नोन एज इन्फेक्शन। नेक्रोसिस बहुत सी वजह से हो सकता है। नेक्रोसिस हम कहते हैं अनप्लान्ड टिश्यू डेथ को, ठीक है। वो टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। अगर इस्कीमिक नेक्रोसिस है तो उसको हम इन्फेक्शन लेबल करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में। सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हमने यहाँ पे देखा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है इसकी मेन फेट, या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसकी फेट क्या होगी? इट विल इवेंचुअली लीड टू इन्फेक्शन। जिस जगह में जाके ये रिज़ाइड करेगा थ्रोम्बस, जिस भी सिस्टेमिक आर्टरी में जाके रिज़ाइड करेगा, उस पार्ट की इन्फेक्शन होगा, उस पार्ट का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ये मोस्टली सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हमने यहाँ पे देखा था डीवीटी है इसका मोस्ट कॉमन कॉज, और यहाँ पे क्या है, इंट्राकार्डिक या फिर म्यूरल थ्रोम्बा, जो हमने देखा था कि म्यूरल अगर हमारे पास हार्ट के चैम्बर्स में या एरोटा के ल्यूमेन में डेवलप होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूरल थ्रोम्बस कहते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये इसकी बाकी कॉजेज़ लिखी हुई हैं, वेल्वुलर वेजिटेशन है, लेफ्ट डायलेटेड एरिया है, जो भी हमारे पास आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस की कॉज थी वही इसकी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कॉज होंगी, ठीक है। और ये भी होता है बाज़-औक़ात कि हमारे पास जो वेनस थ्रोम्बस था वो किसी एबनॉर्मैलिटी की वजह से या किसी एबनॉर्मल रप्चर या पाथवे की वजह से अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल एम्बोला। क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल एम्बोला, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, सैडल एम्बोलिज्म भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कहाँ-कहाँ एम्बोलाइज़ हो सकते हैं, वैसे तो किसी भी जगह पे एम्बोलाइज़ हो सकता है हमारा जो थ्रोम्बस है, लेकिन मेन टारगेट्स कौन-कौन से हो सकते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन, किडनीज़ और लेस कॉमन टारगेट्स। मोर कॉमन टारगेट्स क्या हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड सीएनएस, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ एंड सीएनएस। यानी अगर हमारे पास कोई सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का पेशेंट आ रहा है तो उसके हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड होगा। सिनेरियो में आ सकता है कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है, सीवियर हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो भी हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की तरफ जाएँगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मुख्तलिफ मज़ीद टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म की। फैट एम्बोलिज्म है। फैट एम्बोलिज्म में क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू या फिर मैरो इंजरी होती है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू या फिर हमारे पास जो बोन मैरो होती है उसकी इंजरी होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है ना, या फिर फैट है, या फिर हम मैरो की बात करें, उसमें होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स जब वो टूटता है, मतलब हमारे पास रिब फ्रैक्चर हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, सिनेरियो इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास कोई फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है पेशेंट 1 से 2 दिन बाद या 1 से 3 दिन बाद प्रेजेंट कर रहा है विद द कंप्लेन ऑफ सीवियर्स और जो है
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो वो क्या होगा कि उसको फैट एम्बोलिज्म होगा। फैट एम्बोलिज्म किस तरह से होगा कि जब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई, फैट ग्लोब्यूल्स रिलीज हुए, फैट ग्लोब्यूल्स रिलीज हुए, वो जो है हाइड्रोलाइज हुए इनटू फैटी एसिड्स एंड फर्दर कंपोनेंट्स, और वो जो फैटी एसिड्स और फर्दर कंपोनेंट्स थे वो जाके रिजाइड करते हैं हमारे लंग्स में भी और हमारे ब्रेन में भी, सेरेब्रल पार्ट में बेसिकली। ठीक है, लंग्स और ब्रेन में जाके वो रिजाइड करेंगे। जब रिजाइड करेंगे तो क्या होगा कि आफ्टर 1 to 3 days उसको सीजर्स होंगे, पेशेंट को क्या होगा, सीजर्स होंगे, फिट्स होंगे, टैकीकार्डिया होगा, इरिटेबिलिटी होगी, सांस लेने में मसला होगा क्योंकि लंग्स में जो मसला आ गया, ठीक है, तो इस वजह से उसको सांस लेने में मसला होगा, कोमा में जा सकता है, ये सब कुछ हो सकता है विद द फैट एम्बोलिज्म। और फैट एम्बोलिज्म में क्या हो रहा है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ बायोकेमिकल इंजरी हो रही है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ठीक है, ड्यू टू मतलब अगर बोन फ्रैक्चर है तो हमारे पास कोई बोन के पीस ने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर दी। बायोकेमिकल इंजरी किस तरह से हो रही है कि वो फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो फर्दर अपनी हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भेज रहे हैं इनटू डिफरेंट एरियाज, जो कि वहाँ जाके इंजरी कॉज कराएंगे और उस स्पेसिफिक एरिया के जो भी फंक्शन होगा उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, विच इज़ रेयर लेकिन फिर भी हमने पढ़ना है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में क्या होता है कि ये एक तो पोस्टपार्टम कंडीशन है, यानी जो है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी उसकी कंडीशन है, होगी किस में, मदर में होगी। बातें ये याद रखनी है कि पोस्टपार्टम कंडीशन है, ठीक है, और थोड़ी रेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास टेयर आ जाता है प्लेसेंटा में। क्या आता है, टेयर आ जाता है प्लेसेंटा में, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कॉन्टैक्ट बन जाता है मैटरनल ब्लड की वजह से, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो चला जाता है मैटरनल ब्लड में। अब जो भी एमनियोटिक फ्लूइड के कंटेंट्स थे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो म्यूसिन है, जितनी भी चीज़ें हैं ये हम पढ़ चुके हैं, ये जो है जाके रिजाइड करेंगे इन द मैटरनल ब्लड, और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है इस्कीमिया कॉज करेंगे और फर्दर जो है वहाँ पे ऑक्लूजन्स कॉज करेंगे। ठीक, सेंट्रल टेयर्स हो सकते हैं, दूसरा यूटेराइन टेयर्स हो सकते हैं। क्या होते हैं, यूटेराइन वेन का रप्चर हो सकता है या फिर प्लेसेंटल टेयर्स होते हैं जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म डेवलप होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एयर एम्बोलिज्म पे। एयर एम्बोलिज्म में क्या होगा कि हमारे पास एयर डेवलप होगी, एयर बबल्स, गैस बबल्स डेवलप होंगे। क्यों डेवलप होंगे इसको हम देखते हैं। होता क्या है कि हमारे पास एयर एम्बोलिज्म में जो है गैस बबल्स डेवलप होते हैं, गैस बबल्स की कोएलिसेंस होती है, मिलते हैं वो आपस में और एक कॉलम ऑफ एयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जब वो कॉलम ऑफ एयर बना देते हैं तो उसकी वजह से हमारी ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, दिस इज़ एम्बोलिज्म। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म में क्या कब कब हो सकता है, स्मॉल वॉल्यूम ट्रैप हो सकती है। ये हमारे पास क्लिनिकल इसका है कि अगर बाईपास सर्जरी कर रहे हैं या कोई भी हमारे पास न्यूरो सर्जरी हो रही है तो अगर सिटिंग पोजीशन में करवाएंगे तो क्या होगा, एयर एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम आ जाते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस पे। डीकम्प्रेशन सिकनेस में क्या होता है, ज़्यादातर कॉमन होती है स्कूबा डाइवर्स में। स्कूबा डाइवर्स में क्या होगा कि वो अंडर वाटर होंगे, एयर का ये जो वाटर है उसका प्रेशर होगा स्कूबा डाइवर्स पे, और वो प्रेशराइज कैबिन से सांस ले रहे होंगे। जब वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास, अगर मसलन आप कंसिडर करें कि आपने एक किसी भी कंटेनर में गैस ले लिया है, ठीक है, गैस पे पहले आपने डाला है प्रेशर, जब वो प्रेशर रिलीज़ होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन होती है, सेम गोज़ इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जब एक्सपेंशन होगी हमारे ब्लड में तो क्या होगा, गैस बबल्स बनेंगे। गैस बबल्स जो है वो मिलेंगे और ऑफ कोर्स उसका जो है एक डेवलप हो जाएगा एयर कॉलम। एयर कॉलम ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ऑफ कोर्स फिर ज़ाहिर सी बात है जो भी हमारे पास एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये एयर एम्बोलिज्म है या डिकम्प्रेशन सिकनेस है। डिकम्प्रेशन सिकनेस में हमारे पास जो है सपोर्टिंग टिश्यूज़ और जॉइंट्स में मसला आ सकता है। क्या हो सकता है, पेनफुल कंडीशन हो सकती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन जिसको ये कंडीशन हुई थी। ठीक है, क्या है, बेंड्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या है कि चोक्स हो सकते हैं। चोक्स क्या होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, और एडीमा होगा, जो फ्लूइड होगा वो ज़ाहिर सी बात है एयर कॉलम उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, ये ऑक्लूजन कर रहा है तो एडीमा होने लग जाएगा, हेमरेज हो सकता है ज़्यादा प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मसला होगा, या जिस भी पेशेंट है उसको सांस लेने में मसला होगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, चोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चोक्स कहते हैं। अब इसके इलाज क्या होगा कि हम उसको उसकी डीकम्प्रेशन कराएं और उसको क्या करें, हाई प्रेशर चैम्बर में डीकम्प्रेशन कराएं। ठीक है, डीकम्प्रेशन कराएं इन हाई प्रेशर चैम्बर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। हमने सारी की सारी एम्बुलेंस की टाइप्स कवर कर ली हैं।
I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel. Further, don't forget to pray for our Palestinian brothers and sisters. Thank you.